से जैसे आप लोगों को आगामी जो है सामाजिक की परीक्षा होने वाली है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को आपके लिए बना रहा हूँ और उन चैप्टर्स को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उन चैप्टर्स से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी को लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बनाए वीडियोज़ को बहुत बड़ी मात्रा में देखोगे और मेरे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओगे और कमेंट करोगे। तो आप लोगों को जो है क्या नाम है, हिस्ट्री वैसे भी मैं मानता हूँ कि आप लोगों को बहुत बोर लगती है। इसमें लगता है कि क्या करना है, फ़ायदा क्या है हमें इसके बारे में जानने की। तो देखिए क्या नाम है, हिस्ट्री को जानना हमारा सबका वैसे परम कर्तव्य भी है, क्योंकि अगर हम अतीत के बारे में नहीं जानेंगे, अपनी गलतियों को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग कुछ नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है और अतीत हमें ये बताता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें किस प्रकार की धरोहर को दिया गया है, किस प्रकार के ज्ञान को दिया गया है। उसी ज्ञान का यूज करके आज हम लोग जो आसमान की ऊंचाइयों को तय कर रहे हैं और जो पाताल की गहराइयों को हम लोग नापने में सक्षम हो पाए हैं, या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता जो हम लोगों ने पा ली है, वो सिर्फ हमारे पूर्वजों की देन है या फिर वो प्राचीन ज्ञान है। तो उसी ज्ञान को आज भी हमें यूटिलाइज करके उसको अनेक रूपों में जो है परिवर्तित करके अपने ज्ञान को और विस्तृत और बड़ा बना देना है, ताकि हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने अपना इतना समय इस क्षेत्र में दिया, उन्हें गर्व हो हमारे पास। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर को याद करते हैं। बच्चों को ईयर को याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो मौज मस्ती में पढ़ें और इस तरीके से नहीं पढ़नी है कि हिस्ट्री आपके लिए बोर है, बोरियत का सब्जेक्ट है, क्या फायदा। तो आप हिस्ट्री किसी भी चीज को करने से पहले आपके अंदर अंदर उमंग होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, किसी चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए। वही आपके पास आपको इस सब्जेक्ट को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाने में मदद करती है। देखिए हमारा जैसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो ये आपका जो है क्या नाम है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है। 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है इससे। तो आप बड़े जो है क्या नाम है दीर्घोत्तर प्रश्नोत्तर की तैयारी करें इस चैप्टर से। इस बार के टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको हमें याद कर लेना है। आप लोग कहेंगे सर जी हमारा तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इस तिथियों को क्यों याद करें। तो देखिए क्या नाम है, यदि क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग तिथियों को लिखते हैं तो हमारे पास जो हमें नंबर दिए जाते हैं बहुत अच्छे नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि ये पता चलता है कि बच्चे को एक्चुअल में नॉलेज है, जानकारी है। और सन को याद करने में बच्चों को ज्यादा परेशानी आती है, इस वजह से आप सन को जरूर याद करें। यहाँ पर पहला हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां उसमें वर्ष है और घटना है। तो देखिए वर्ष कौन सा है, तो 1789 है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो थोड़ा बहुत हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी जानना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। तो जाहिर है कि आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ कि लुई 16वां से जनता जो है प्रताड़ित हो गई थी, जनता परेशान हो गई थी। तो इसी वजह से वहां पर जो क्रांति हुई उसके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए क्या नाम है 1804, ये क्या चीज है, ये नेपोलियन की नागरिकता संहिता है, जिसमें कुछ नियम कानून अपनी तरफ से जो है नेपोलियन ने प्रतिपादित किए थे, बनाए थे। तो उसको इसमें वर्णित किया गया है, उसमें इसमें बताया गया है। जैसे लोगों को जो है क्या नाम है उसने नागरिक संहिता प्रदान की, और उसके बाद जो है क्या नाम है जैसे जो प्राचीन समय से जो पद चले आ रहे थे उस पद को उसने समाप्त किया। और जो है क्या नाम है जो पिता का बच्चा होगा उसे ही जो है क्या नाम है उस प्रकार से जो पिता की संपत्ति होगी उस पर अधिकार उसे मिलेगा। और आने जाने के लिए आवागमन की नई सुविधा को उसने दुरुस्त करा। और जो अलग अलग डिफरेंस प्रकार की जो है नापने के लिए आपके पास इकाइयां थी, अलग अलग थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर, तो उसको उसने एक किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसने बहुत अच्छे कार्यों को किया है। और आपस में बात करने के लिए उसने जो है क्या नाम है संचार सुविधा को भी दुरुस्त कराया है। 1815 की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर वियना संधि हुई है। तो वियना संधि जो 1815 में हुई है, इटली का एकीकरण भी हम इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या नाम है, यहाँ पर नेपोलियन की जो है क्या नाम है हार हुई थी। नेपोलियन क्या हुआ था, नेपोलियन आपका हार गया था, नेपोलियन हार गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या नाम है 1815 में आपके पास किसने इसको हराया था,
तो इन शक्तियों ने किसने, ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ब्रिटेन हो गई आपके पास, और उसके बाद परसा हो गई और रूस, परसा और रूस ने किसको हराया, तो इन तीनों ने मिल करके जो है रूस को हराया। इन तीनों ने मिल करके, इन तीनों ने मिल करके नेपोलियन को हराया। किसको हराया, नेपोलियन को, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, नेपोलियन को हराया। और इसको याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं बिपाशा, याद करने का तरीका मैं आपको दे दूंगा, ब्रिटेन, परसा और रूस। चलिए आप ऐसे याद कर लीजिए, बिपाशा पूछे रूस से कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तो बिपाशा से ब्रिटेन याद कर लीजिए, पूछने से परसा याद कर लीजिए। और इन तीनों शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया। और एक संधि आपके 1815 में हुई जिसे वियना संधि हम लोग कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या नाम है, 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो अभी हम लोग उदारवादियों का मतलब देखेंगे, इन्होंने क्रांति क्यों की थी, कुछ उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे। और उसके बाद जो है क्या नाम है, 1849 में जर्मनी का निर्माण हुआ। तो ये कुछ कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास तिथियां थी इस चैप्टर से, जिसको आपको याद करना है। और उसके बाद देखिए क्या नाम है, कुछ वर्ड आ रहे हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। जैसे एक वर्ड आ रहा है कुलीन वर्ग, कुलीन कुलीन। तो देखिए कुलीन वर्ग क्या था, तो इसके 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये जमीन के मालिक थे, बहुत सारी जमीन थी इनके। ये किसके मालिक थे, जमीन के थे, अर्थात एक काश्तकार थे, बड़ी बड़ी जमीनें इनके पास थी। और दूसरे नंबर पर ये जो है क्या नाम है आपके पास, यूरोप का क्या था, ये आपके पास यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ताकतवर थे। तो ये क्या थे, ये सबसे ताकतवर थे, यूरोप में क्या थे, ये ताकतवर थे, ताकतवर। तो जाहिर है यूरोप की हम बात कर रहे हैं, बाकी कहीं की बात अभी चल रही क्योंकि यूरोप में है। तो ताकतवर थे। एक वर्ड आ रहा है निरंकुशवाद। तो देखिए निरंकुशवाद से मतलब क्या चीज है, नहीं रोक, ना रोक, जिस पर कोई रोक ना हो, जिस पर कोई रोक ना हो, रोक ना हो, जो अपने मन की करता हो। देखिए निरंकुशवाद का मतलब होता है निर्जमा अंकुश, अर्थात जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। जिस पर कोई रोक न लगा सके, जो किसी की न सुने, जो हिटलर की तरह अपनी मनमानी करे, अर्थात किसी प्रकार की रोकथाम को ना सहे। देखिए हम लोग उदारवाद की बात करते हैं, तो उदारवाद जो शब्द है आपका, ये लातिनी भाषा का वर्ड है। ये आपके पास कहाँ किस भाषा का वर्ड है, लातिनी भाषा का वर्ड है। तो उदारवाद किस भाषा का वर्ड है, तो उदारवाद आपका लातिनी भाषा का वर्ड है। लातिनी आपकी भाषा होती है, लातिनी भाषा है, इसका वर्ड है। और जिसका मतलब जो आया है आपका लिबर शब्द से आया है, लिबर। किस शब्द से आया आपका, लिबर से। लिबर शब्द से आया, और जिसका मतलब क्या होता है, समानता। जिसका मतलब क्या होता है, नहीं समानता नहीं, आप स्वतंत्रता। जिसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। तो जाहिर है कि ये उदारवादी क्या चाहते थे, तो उदारवादी जो है चाहते थे कि जो संसाधन वगैरह मौजूद मौजूद है समाज पर, उसमें सभी का अधिकार हो, अर्थात एक प्रकार से क्या हो, सार्वजनिक हो, जो सभी को मिल पाए, कुछ ताकतवर लोगों का उस पर अधिकार न हो। तो देखिए क्या नाम है, लेकिन उस समय पर जो इसका प्रयोग किया जाता था वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किया जाता था, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किया जाता था, लोगों के लिए।
तो देखिए उस समय पर जो इसका प्रयोग किया जाता था मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किया जाता था उदारवाद शब्द का प्रयोग, क्योंकि जाहिर है कि ये क्या चाहते थे, उदारवादी ये मध्यम वर्गीय लोग क्या चाहते थे, ये मध्यम वर्गीय लोग चाहते थे कि इन्हें क्या मिले, समानता और स्वतंत्रता मिले। इन्हें क्या चाहते थे, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष इन्हें समानता और स्वतंत्रता प्राप्त हो। समानता व स्वतंत्रता प्राप्त होते मध्यम वर्गीय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था उदारवाद शब्द उस समय पर, और ये आपकी लातिनी भाषा जिससे लिबर शब्द है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। तो आप इन सनों को याद कर लीजिए। कुलीन वर्ग क्या होता है, आगे आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग अपना अगला पॉइंट हमारे पास है जनमत संग्रह। तो देखिए जनमत संग्रह जैसे नाम में ही प्रतीत हो रहा है, कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर सभी सहमत हो, कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसा प्रस्ताव हो, प्रस्ताव 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 पर एक सहमति, एक सहमति अर्थात उसको पास कर दिया जाए, सहमति, अलग अलग मत ना हो। देखिए रूढ़िवाद क्या होता है, ये आपके पास रूढ़िवाद जो शब्द है, ये जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको मानने वाले, उससे कुछ वो चेंजेस नहीं करना चाहते, बल्कि वो जो प्राचीनतम समय से चला आ रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चेंजेस नहीं चाहते। तो जो है क्या नाम है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपकी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते। तो ये जो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, ये पुराने विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं, मतलब चेंज नहीं करना चाहते, ये पुराने रीति रिवाजों को चेंज नहीं करना चाहते, रीति रीति परंपराएं लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर आपके लिए। ये पुरानी जो परंपराएं होती है हमारे पास, पुरानी परंपराएं, पुरानी परंपराएं जो होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, पुरानी परंपराएं होती हैं, उसी से जुड़े रहना चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते, उसी से जुड़े रहना चाहते, जुड़े रहना चाहते हैं, बंध के रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का चेंज नहीं चाहते हैं। यूटोपिया क्या है, एक कल्पना दर्श है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक ऐसे समाज, एक ऐसे आदर्श समाज की, इसके अंदर क्या होता है, एक आदर्श समाज की, आदर्श समाज की कल्पना की जाती है, कल्पना जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो देखिए यूटोपिया क्या होता है, जिसे कल्पना दर्श कह सकते हैं, कैसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें ना तो कोई धर्म हो, ना कोई जाति हो, ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो, ना आपस में लोगों के बीच में कोई बैर हो, वो सभी के सभी अपने आप को एक ऐसे रूप में जोड़ करके देखे कि वो अपने से डिफरेंस नहीं है, अर्थात जैसे मैं हूं वैसे ही दूसरा भी है, उसे हम लोग कहेंगे यूटोपिया, फिर कल्पना दर्श। रूमानीवाद क्या होता है, तो रूमानीवाद जो है क्या नाम है, आपके पास एक ऐसी जो है क्या नाम है आंदोलन है जिसमें राष्ट्रीय भावना को जगाया गया कुछ तस्वीरों के माध्यम से। तो रूमानीवाद क्या है, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करना, राष्ट्रवाद को प्रेरित करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, इस राष्ट्र पर किसी और का अधिकार ना हो, हमारा ही अधिकार हो, हमारे द्वारा चुने हुए लोग यहाँ पर शासन करें, अर्थात हम गणतंत्र, हमारा संविधान हो, स्वतंत्र हो। तो देखिए रूमानीवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाना, कि हम गणतंत्र है, हम पर कोई शासन न करे, कोई शक्ति हमें अपने अधीन न कर पाए, तो उसको हम लोग रूमानीवाद से जोड़कर देखते हैं। तो नारीवाद क्या है, नारी को जो है तीनों क्षेत्रों में, आर्थिक,
सामाजिक, राजनीतिक, राजनैतिक, राजनैतिक नहीं राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में पुरुषों के समान समझा जाए। क्या किया जाए? पुरुषों के समान समझा जाए, पुरुषों के समान समझा जाए। क्योंकि उस समय पर नारियों को जो है क्या नाम है, वोट डालने का अधिकार नहीं था और उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था और पूरा पुरुष समाज को जो है क्या नाम है, विशेष महत्व दिया जाता था। इस समय पर बाल विवाह, सती प्रथा, इतनी प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी, इतने प्रकार के अत्याचार थे पुरुषों के द्वारा कि जाहिर है कि नारीवाद का उदय हुआ, जिसमें नारियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के विचारक आपके पास आए, जिन्होंने इन विचारों